तो दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी विथ मदन वर्मा चैनल में। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो आपको बता दें कि हमारे द्वारा इस समय आर.ओ. 2023 इसके अलावा पीसीएस प्री 2024 इन दोनों का कंबाइंड बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको हिंदी, जीएस और करंट अफेयर की तीनों की हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत करना चाहते हैं और क्रमशः और क्रमबद्ध ढंग से इस वीडियो सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन तीनों प्लेलिस्टों को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए इससे पहले हमने आधुनिक भारत पर ऑलरेडी 3 वीडियो बना दिए हैं, ठीक है। तो यदि अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, ठीक है। तो ये किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। यानी जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम है ये क्या है? ये गुलामी का अधिकार पत्र है, ठीक है। थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार या फिर दास्ता का आज्ञा पत्र बताते हुए उसकी कठोर आलोचना की। ब्रिटिश शासन के पूरे इतिहास में 1935 का अधिनियम सबसे लंबा प्रलेख था। इनमें 14 भाग, 1321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं, ठीक है। तो ये किसने कहा था? दास्ता का आज्ञा पत्र या फिर गुलामी का ये अधिकार था, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया? तो इनमें से कौन सा अधिनियम था जिसके तहत भारत परिषद को समाप्त किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इंडिया काउंसिल या भारत परिषद को समाप्त किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? तो बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए यहाँ पर जो आंसर दिए गए हैं इनमें से आंसर मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए घटना चक्र ने यहाँ पर स्टार लगाया हुआ है। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं ताकि इसका सही आंसर हमें पता चल सके। तो देखिए यहाँ पर व्याख्या में कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1862 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। 1861 के तहत 1862 में की गई थी। और यहाँ पर आंसर में देखिए तो आंसर में कहीं पर भी 1862 यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर घटना चक्र ने स्टार लगाया हुआ है, ठीक है। चाहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसे अस्वीकार कर दिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी लखनऊ अधिवेशन 1936 में। लखनऊ अधिवेशन 1936 में इसको अस्वीकार किया था, ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उड़ीसा अकाल 1866-67, ठीक है। उड़ीसा अकाल 1866-67 को क्या कहा गया था? प्रकोप का समुद्र कहा गया था, ठीक है। चलिए तो आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ अधिनियम दिए गए हैं और एक तरफ वर्ष दिए गए हैं, ठीक है। तो हमको ये देखना है ये इस अधिनियम से कौन सा वर्ष सही मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। पहला है आपका राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम। तो देखिए यहाँ पर 1908 दिया गया है, ठीक है। तो पहला ही जो अधिनियम है 1908 यही मैच नहीं कर रहा है सही, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1907, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1907, इसलिए पहला आंसर इसका मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो और बाकी जो अधिनियम है यानी बी, तो देख लीजिए विस्फोट पदार्थ अधिनियम 1908 ये सही है। इसके अलावा आपका दिया गया है सी में दिया गया है कि भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 यह भी सही है। और डी में दिया गया समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908 ये भी सही है, ठीक है। तो इनमें से 3 अधिनियम जो है ये तीनों सही मैच कर रहे हैं। इसके अलावा जो ए वाला है यही सही मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ नीचे कुछ घटनाएं दी गई हैं। इन घटनाओं को हमको देखकर इनकी जो घटना तिथि है उसे काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं घटनाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए इसमें 4 घटनाएं कुल दी गई हैं। ठीक है, तो देखिए पहली घटना है आपका करजन वायली की हत्या, दूसरी घटना है खुदीराम बोस को मृत्युदंड, तीसरी घटना है आपका बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ, और चौथी घटना है अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। तो ये 4 घटनाएं दी गई हैं, इनका काल क्रमानुसार क्या होगा। तो आइए इसकी हम डायरेक्ट व्याख्या देख लेते हैं ताकि आपका समय बचे और आपको जल्दी से सही समझ में आए। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर जो घटनाक्रम है, पहला है केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन। तो ये कब हुआ था, तो केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन 1881 में हुआ था। दूसरा है खुदीराम बोस को मृत्युदंड, तो ये 1908 की घटना है। ठीक है, अगला है करजन वायली की हत्या, तो ये 1909 की घटना है। और अगला है अल हिलाल का प्रकाशन, तो ये 1912 में प्रकाशित हुआ था। तो ये चारों घटनाओं क्रम को आप देख लीजिए और इसे आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। ठीक है, यानी कि 1937 में जो प्रांतों का चुनाव हुआ था तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल कहाँ पर नहीं बना था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिए गए हैं कुछ राज्यों के नाम, जिसमें है आपका मध्य प्रांत, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है बंगाल और चौथा है पंजाब। तो इनमें से कौन कौन से ऐसे प्रांत थे जहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बन पाया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 3 और 4। ठीक है, तो 3, 4 में कौन कौन से राज्य हैं, इसमें है आपका बंगाल और चौथा है तीसरे में है बंगाल और चौथे में क्या है, पंजाब। तो बंगाल और पंजाब ऐसा स्टेट था जहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 में मंत्रिमंडल नहीं बन पाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। तो इनमें से रविंद्रनाथ टैगोर को किसने महान प्रहरी कहा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि महात्मा गांधी ने ये कहा था। महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। अब देखिए लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने। तो बाल गंगाधर तिलक ने किसकी स्थापना की थी, लाठी क्लब की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ घटनाएं दी गई हैं। इन घटनाओं को हमको काल क्रमानुसार, यानी घटनाएं कब कब किस वर्ष में घटित हुई हैं उसके अनुसार हमें व्यवस्थित करना है। आइए घटनाओं को देख लेते हैं। देखिए पहली घटना है आपका लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। ठीक है, दूसरी घटना थी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। तीसरा है आपका हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन। ठीक है, और चौथा है आपका सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। तो ये चारों घटनाओं का काल क्रमानुसार हमें व्यवस्थित करना है। तो आइए हम इसकी डायरेक्ट व्याख्या देख लेते हैं ताकि आपका समय बचे। तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी सन 1913 में। किसने स्थापित किया था, तो लाला हरदयाल ने इसे स्थापित किया था। ठीक है, अगला है आपका सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1905 में। इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है, उसके आगे है बंगाल गजट का प्रकाशन। तो बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1780 में। इसे कौन किया था, तो इसको किया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। ठीक है, जेम्स ऑगस्टस का हिक्की। ठीक है, अगला है आपका बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। तो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सन 1784 में सर विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, तो ये इनका कालानुक्रम है। आप इसे व्यवस्थित करके अपने हिसाब वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका है। ये कथन किसका है कि ईश्वर के बारे में मेरे पास सोचने का वक्त नहीं है,
क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। तो ये कथन किसका है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ये कहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग। तो महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर चित्रकार के रूप में कब उभरे थे, यानी किस आयु में थे वो तो चित्रकार बन गए थे? तो 70 वर्ष की आयु में उभरे थे। बताइए, जब 70 वर्ष की आयु उन्होंने प्राप्त किया तब वो चित्रकार के रूप में उभरे, यानी चित्रकार के रूप में उन्हें जाना गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था। तो केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1957 में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर कुछ घटनाएं दी गई हैं और यहाँ पर उसके वर्ष दिए गए हैं, तो हमको इन घटनाओं से इनके वर्ष को सुमेलित कराना है। तो आइए इन घटनाओं को देख लेते हैं, कौन कौन सी घटना दी गई है। तो देखिए, दिया गया है कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, फिर दिया गया है आपका अखिल भारतीय डिस्परेट क्लास संगठन, बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। ठीक है, इसके अलावा आपका दिया गया है दी इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। तो आइए डायरेक्ट हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि उत्तर में यहाँ पर घटना चक्र ने स्टार लगाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसका उत्तर सही नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना वर्ष 1927 में हुई। मार्गरेट एलिजाबेथ कंसिस इसकी संस्थापिका थी। अखिल भारतीय डिस्परेट क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना MC राजा द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? MC राजा द्वारा वर्ष 1925 में की गई थी। इसके अलावा बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1903 में की गई। द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना वर्ष 1887 ईस्वी में की गई। ठीक है, तो इस प्रश्नगत विकल्पों में से केवल विकल्प डी सुमेलित है, जबकि अन्य तीनों विकल्प नहीं सुमेलित है। बताइए, इस प्रकार का प्रश्न आयोग द्वारा दिया जाता है, ये कौन से प्रोफेसर, कौन से विद्वान इन प्रश्नों को निर्मित करते हैं, हमें समझ नहीं आता है भाई साहब। इसीलिए मामला कोर्ट में जाता है, मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, यहाँ वहाँ लोग लड़ते हैं कैंडिडेट, और इसमें केवल और केवल जो परेशान होना है, जिसको शोषित होता है, वह है कैंडिडेट। ठीक है, विद्यार्थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ रहे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ घटनाएं दी गई हैं, जैसे लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये 4 घटनाएं दी गई हैं और इन दी गई घटनाओं को सही कालानुक्रम के अनुसार हमें व्यवस्थित करना है। ठीक है, इन्हें हमको व्यवस्थित करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए, पहला है लखनऊ समझौता। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था आपका 1916 में। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ है? तो ये हुआ आपका 1917 में। खिलाफत आंदोलन कब का था? तो खिलाफत आंदोलन आपका है 1919 का। ठीक है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है आपका 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 की घटना है। अच्छा देखिए, 1919 में खिलाफत आंदोलन भी हुआ है। तो देखिए, ये जो खिलाफत आंदोलन हुआ है, ये खिलाफत आंदोलन आपका अक्टूबर की घटना है। ठीक है, अक्टूबर 1919 की घटना है। और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, तो ये 13 अप्रैल 1919 की घटना है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका लखनऊ समझौता नंबर 1 पे हो जाएगा, क्योंकि ये 1916 की है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917 की है, तो लखनऊ पहले नंबर पे हो जाएगा, दूसरे पे चंपारण, तीसरे पे जलियांवाला बाग हत्याकांड और चौथे पे खिलाफत आंदोलन। ठीक है, इस प्रकार से इसका क्रम होगा। चलिए, इसकी चाहे तो व्याख्या भी देख लीजिए। देखिए, लखनऊ समझौता 1916 दिया गया है, चंपारण सत्याग्रह 1917, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 और खिलाफत आंदोलन आपका अक्टूबर 1919। ठीक है, तो ये 13 अप्रैल घटना है, ये अक्टूबर 1919 की घटना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी कुछ घटनाएं दी गई हैं, जैसे कि गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इन घटनाओं को हमको इनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो आइए इसकी डायरेक्ट हम व्याख्या देख लेते हैं, ताकि आपका समय न बर्बाद हो। ठीक है, तो चलिए देखिए,
यहाँ पर दिया गया प्रश्नानुसार घटनाओं का कालक्रम इस प्रकार है। तो देखिए आपका पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी? तो ये हुई थी 31 दिसंबर 1929 को। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, और आपका पूना पैक्ट कब का था? तो पूना पैक्ट आपका था 24 सितंबर 1932 की। ठीक है, पूना पैक्ट कब का था? तो ये पूना पैक्ट आपका है 24 सितंबर 1932 की घटना थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, उसी हिसाब से कोर्ट में सजाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो घटनाएं दी गई हैं वही महात्मा गांधी की दांडी यात्रा दी गई है, पूना पैक्ट की दिया गया है, सांप्रदायिक निर्णय दिया गया है और गांधी इरविन समझौता दिया गया है। ठीक है, तो इनको हमको इनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो आइए इनकी तिथि देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए महात्मा गांधी का जो दांडी यात्रा था वो 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 12 मार्च को। ठीक है, देखिए यहाँ लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो 12 मार्च 1930 को की गई थी। पूना समझौता कब था? तो ये था आपका 24 सितंबर। ठीक है, 24 सितंबर 1932 में। ठीक, और सांप्रदायिक पंचाट कब का था? तो सांप्रदायिक पंचाट आपका 16 अगस्त को था। 16 अगस्त 1932 का ये भी था। और गांधी इरविन समझौता कब था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में था। ठीक है, 5 मार्च 1931 में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो देखिए महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब शुरू की गई थी? तो ये 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 को शुरू की गई थी। पूना समझौता कब का था? तो आपका 24 सितंबर 1932 का था। सांप्रदायिक निर्णय कब का था? तो ये 16 अगस्त 1932 का था। और गांधी इरविन समझौता कब था? तो ये 5 मार्च 1931 में था। ठीक है, तो इन घटनाओं को ये जो तिथियां दी गई हैं आप इसे वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ठीक है, ये अगला प्रश्न है। देखिए उस प्रश्न को फिर से रिपीट किया गया है यहाँ पर कि वही घटनाएं दी गई हैं उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। यानी वही गांधी जी की दांडी यात्रा है, पूना समझौता है, सांप्रदायिक पंचाट है, सांप्रदायिक घोषणा और गांधी इरविन समझौता है। ठीक है, तो वही चारों घटनाएं दी गई हैं और इन चारों घटनाओं का कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो देखिए इसकी व्याख्या में कि वही दांडी यात्रा कब प्रारंभ किया गया? तो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को हुआ है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को, ठीक है, कब किया गया था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट यानी सांप्रदायिक घोषणा की इसकी घोषणा की थी। ठीक है, और जबकि पूना समझौता कब हुआ था यानी पूना पैक्ट जिसको कहा जाता है, इस पूना पैक्ट को कब किया गया था? तो ये 24 सितंबर 1932 को किया गया था। किसके किसके बीच में किया गया था पूना पैक्ट? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो देखिए ये घटनाएं दी गई यानी अगस्त प्रस्ताव, पूना पैक्ट, ठीक है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन और सांप्रदायिक निर्णय। तो इन चारों घटनाओं को हमको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं डायरेक्ट ताकि आपका समय बचे। ठीक है, तो देखिए ये घटनाक्रम देखिए सांप्रदायिक निर्णय कब का था? तो ये 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा शुरू किया गया था। पूना पैक्ट, पूना समझौता 24 सितंबर 1932 की घटना थी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन तो ये 17 नवंबर से 24 दिसंबर के बीच 1932 में ही हुआ था। और अगस्त प्रस्ताव कब का था? तो ये 1940 का था। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव 1940 का था। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिए ध्यान से। ठीक है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो देखिए फिर से वही घटनाएं दी गई हैं यानी गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पंचाट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और नेहरू रिपोर्ट, ये चार घटनाएं दी गई। इनको हमको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, आइए इन घटनाओं को देख लेते हैं इनके कालक्रमानुसार। तो देखिए नेहरू रिपोर्ट कब की थी दोस्तों? ये 1928 की घटना थी। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट कब आया था? तो 1928 में आया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये सितंबर से दिसंबर 1931 में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और सांप्रदायिक पंचाट कब हुआ था? तो ये 16 अगस्त 1932 को हुआ था। ठीक है, तो ये चारों घटनाक्रम हैं, इनको आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ घटनाएं दी गई हैं
जिनको आपको देखना है कि कौन सा इसमें से जो ये वर्ष दिया गया है इसमें से कौन सा वर्ष सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला है आपका बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध आपको पता है कि 1764 की ही घटना है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये सही है। दूसरा है आपका सहायक संधि। तो देखिए सहायक संधि की जो घटना तिथि दी गई है यानी 1863, ये सही नहीं है। सहायक संधि कब की थी? तो ये थी आपकी 1798। ठीक है, सहायक संधि कब की थी? वेलेजली द्वारा सहायक संधि शुरू की गई थी और ये 1798 की घटना थी। ठीक है, और इसके अलावा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार, तो ये 1833 की घटना है। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही किया गया था, तो ये सही है। इसके अलावा है आपका डी है आपका ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना। तो ये कब किया गया था? ये 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा किया गया था, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें जो सही नहीं है वो है सहायक संधि। ये कब की थी? तो ये है 1798 की घटना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ अधिनियम दिए गए हैं और यहाँ पर उनसे जुड़े तथ्य दिए गए हैं, तो इनको हमको मैच कराना है। तो देखिए पहला है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ये इसका सही क्या हो जाएगा, यानी ये किससे मैच करता है? तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड मिंटो, यानी लॉर्ड मिंटो के ही समय ही भारतीय अधिनियम 1909 लाया गया था। ठीक है, अगला है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या मैच कर रहा है यहाँ पर? यह है प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता जो है ये भारत शासन अधिनियम 1935 में लाया गया था। ठीक है, अगला है आपका लखनऊ समझौता। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1916 में। ठीक है, अगला है आपका भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसमें क्या लाया गया था? तो इसमें लाया गया था द्विशासन पद्धति का आरंभ किया गया था। तो ये 1919 जो है भारत शासन अधिनियम 1919, इसका मैच किससे करा देंगे हम? द्विशासन पद्धति से मैच करा देंगे। ठीक है, तो ये इसका सही मैचिंग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ घटनाएं दी गई हैं, जैसे क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट और बेवेल योजना। तो ये कुछ घटनाएं दी गई हैं, इनको हमको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए क्रिप्स मिशन कब आया था? तो क्रिप्स मिशन आया था आपका 1942 में। ठीक है, क्रिप्स मिशन कब की घटना है? ये 1942 की घटना है। और अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? तो अगस्त प्रस्ताव घटना है आपका 1940 में। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव 1940 की घटना है। नेहरू रिपोर्ट की कब की घटना है? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 की घटना है। और बेवेल योजना कब थी? तो बेवेल योजना थी आपकी 1945 में आया था। ठीक है, 1945 की घटना है। ठीक, तो ये इस प्रकार से इसका क्रम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर इसकी व्याख्या देखना चाहते हैं तो आप लोग एक बार देख लीजिए। देखिए भारत में क्रिप्स मिशन वर्ष 1942 में आया, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, नेहरू रिपोर्ट 1928 में और बेवेल योजना 1945 में। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इसमें भी वही घटनाओं को जो है कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, बेवेल योजना और CR फार्मूला। ठीक है, तो ये 4 घटनाएं दी गई हैं, इनका कालक्रम क्या हो जाएगा? तो अभी आपने पढ़ा कि क्रिप्स प्रस्ताव कब का था? तो क्रिप्स प्रस्ताव था 1942 की घटना थी ये। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव 1942। अगस्त प्रस्ताव ये 1940 में हुई थी। ठीक है, बेवेल योजना कब की थी? तो ये 1945 की थी, बेवेल योजना 1945 में। और CR फार्मूला कब का था? तो CR फार्मूला आपका 1944 का है। ठीक है, CR फार्मूला कब की थी घटना? 1944 की घटना है। तो ये इस प्रकार से इसका क्रम। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था? तो भारत ने ये ऑपरेशन विजय किसके खिलाफ चलाया था? तो ये पाकिस्तान के खिलाफ चलाया था, ऑपरेशन विजय नामक। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लीजिए कि वर्ष 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ था, कारगिल विवाद हुआ था, उसके दौरान भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध सफल सैन्य कार्रवाई की थी, जिसे ऑपरेशन विजय की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, 1999 की घटना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? ठीक है, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा C, यानी कि जवाहरलाल
नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस कलकत्ता में 27 दिसंबर 1928 को संपन्न हुई थी। इस कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, तो इसकी कलकत्ता में 1928 में इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है। तो अलीपुर सेंट्रल जेल कहाँ स्थित है? तो ये है कोलकाता में स्थित है। ठीक है, अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो जुड़ा हुआ है, तो ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हैदराबाद राज्य में जो सैनिक कार्रवाई की गई थी उसका नाम था ऑपरेशन पोलो। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ देखिए, इस संगठन का नाम दिया गया है और यहाँ पे उनको स्थापित करने वाले व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इनको। तो देखिए, पहला है आपका यंग बंगाल आंदोलन। तो यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने की थी? हेनरी विवियन डोरोजियो ने की थी। ये सही है। ठीक है, अगला है आपका बहिष्कृत हितकारिणी। इसके आगे दिया है ज्योतिबा फूले, तो इसका ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहिष्कृत हितकारिणी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना आपका BR अम्बेडकर ने किया था। ठीक है, किसने किया था? अम्बेडकर जी ने किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बी जो है गलत हो जाएगा। इसके अलावा थियोसोफिकल सोसाइटी, तो कर्नल अल्काट, ये सही है। और डी हो जाएगा आपका यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, तो सैयद अहमद खान ने किया था। सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी, यह भी सही है। तो ये A, C, D सही है, बी इसका गलत आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, क्या है? पहला है आपका लाहौर प्रस्ताव, तो ये फज उल हक ने किया था, ये सही है। पीरपुर रिपोर्ट, तो राज मोहम्मद मेहदी ने किया था, सही है। तीसरा है जनता की योजना, विनोबा भावे, यह गलत है। चौथा है डी गांधीयन प्लान, तो SN अग्रवाल ने इसको दिया था, यह भी सही है। तो इसका जो गलत सही सुमेलित नहीं है वह है C, यानी कि जो ये जनता की योजना है ये किसके द्वारा किया गया था? तो जनता की योजना आपका MN राय द्वारा किया गया था। ठीक है, ये विनोबा भावे न होकर MN राय इस योजना को लाए थे। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, जनता की योजना यानी पीपुल्स प्लान का मसौदा भारतीय श्रम संघ की ओर से MN राय, ठीक है, MN राय द्वारा तैयार किया गया था। पीपुल्स प्लान में आर्थिक विकास के 10 वर्षीय कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी विलियम विल्सन हंटर। तो विलियम विल्सन हंटर जो थे ये इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम क्या था? ठीक है, तो जो इनमें से जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री होते हैं, इनमें से ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? C, 10 डाउनिंग स्ट्रीट, ये नाम है ब्रिटिश के प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। इन्हीं के नाम के आधार पर जो अमेरिका की राजधानी रखी गई, अमेरिका की राजधानी का नाम भी DC वाशिंगटन रखा गया है। ठीक है, इन्हीं के नाम पर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति कौन था जिसने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया हो? तो इनमें से कौन राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी रिचर्ड निक्सन ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, इंडिया विंस फ्रीडम। इस पुस्तक जो है यह आत्मकथा है। इस पुस्तक के लेखक कौन है इंडिया विंस फ्रीडम के? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका C, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक थी इंडिया विंस फ्रीडम। चलिए अगला प्रश्न है फिर से वही कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? AK आज़ाद। ठीक है, यानी कि अबुल कलाम आज़ाद। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका, स्प्रिंगिंग टाइगर
तो ये पुस्तक किसकी जीवनी है? स्प्रिंगिंग टाइगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी सुभाष चंद्र बोस। तो ये स्प्रिंगिंग टाइगर सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? तो इसमें से राजा राम मोहन राय ने इसको किस भाषा में लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, फारसी भाषा में से लिखा था। ठीक है, प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, तो देखिए लाला लाजपत राय, यहाँ पर लिखा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये किसकी पुस्तक है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आपको पता होगा कि ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से मैच नहीं है सही। अब देखिए यहाँ पर दिया गया दादा भाई नौरोजी के सामने दिया है कि अनहैप्पी इंडिया। तो आपको पता है कि अनहैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक है? तो ये लाला लाजपत राय की पुस्तक है। तो इस प्रकार से ये भी मैच नहीं है, तो ये भी मैच नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगला दिया गया है आपका रफ़ीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। तो ये जो है इनसे सही मैच है, यानी रफ़ीक जकारिया की ही ये पुस्तक है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इसके अलावा दिया गया है डी, सुभाष चंद्र बोस, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। तो ये भी सही मैच आपका नहीं है। ये किसकी पुस्तक है? तो ये मनोहर लोहिया की पुस्तक है। ठीक है, चलिए आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं ताकि इन पुस्तकों को आपको याद हो जाए। तो देखिए लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लिखा था और दादा भाई नौरोजी की पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके अलावा रफ़ीक जकारिया की पुस्तक क्या थी? तो रफ़ीक जकारिया की पुस्तक है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। किसकी पुस्तक है? रफ़ीक जकारिया की। और सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नाम की पुस्तक लिखी थी। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक कौन सी थी? तो इनकी थी द इंडियन स्ट्रगल। और द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, यह किसकी पुस्तक थी? तो ये थी राम मनोहर लोहिया की। ठीक है, राम मनोहर लोहिया की पुस्तक थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखिए हम जब प्रश्न पढ़ते हैं या आप भी प्रश्न पढ़ा करिए, प्रश्नों पर यह ध्यान दिया करिए कि नहीं है यहाँ पर दिया गया है, सुमेलित नहीं है या फिर सुमेलित है। तो इसी से केवल आप जो है प्रश्न जो है कभी कभी जल्दी में गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ा करिए। तो देखिए यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बी डी सावरकर दिया गया है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये इन्हीं की पुस्तक है, ये सही मैच है। ठीक है, इसके आगे दिया गया है सी आर मजूमदार की दी सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये भी इन्हीं की पुस्तक है। ठीक है, ये दोनों सही हैं। इसके अलावा तीसरा दिया गया है आपका राधा कमल मुखर्जी का अवध इन रिवोल्ट। तो ये सही मैच नहीं है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे दिया गया है डी एस बी चौधरी, तो सिविल रिबेलियंस इन द इंडियंस मिनोरिटीज। ठीक है, तो ये भी सही है, यानी एस बी चौधरी की ही ये पुस्तक है। तो जो राधा कमल जी की पुस्तक है वो कौन सी है, ये व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है व्याख्या में आपका कि अवध इन रिवोल्ट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो रुद्रांगसु मुखर्जी हैं। ठीक है, रुद्रांगसु मुखर्जी हैं, न कि राधा कमल मुखर्जी हैं। अतः विकल्प सी सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ संपादक या लेखक दिए गए हैं और यहाँ पर उनकी पत्र पत्रिकाएँ या अखबार दिए गए हैं। ठीक है, तो इनको हमको देखना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए अरविंद घोष के क्या है? वंदे मातरम, ये अरविंद घोष का है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। आगे है आपका गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले का ये जो सत्याग्रह है ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इससे गोपाल कृष्ण गोखले सत्याग्रह से मैच नहीं करते हैं। बाकी एनी बेसेंट न्यू इंडिया एनी बेसेंट की ही है। और महात्मा गांधी यंग इंडिया, तो ये महात्मा गांधी की है। ठीक है, तो इसका जो बी है गोपाल कृष्ण गोखले, यही सही सुमेलित नहीं है। मतलब इस सत्याग्रह पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपके विनोबा भावे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? विनोबा भावे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पर लेखक के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, पुस्तक का शीर्षक या पुस्तक के नाम दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो
जो यहाँ पर लेखकों के नाम दिए गए हैं और जो पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, इसमें दरअसल थोड़ी सी मिस्टेक है, यानी इसमें जो आंसर है वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए घटना चक्र ने स्टार लगाया हुआ है। ठीक है, तो आइए इसकी हम डायरेक्ट व्याख्या देख लेते हैं ताकि आपको सही आंसर मिल पाए। ठीक है, तो आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है BD सावरकर, तो इनकी पुस्तक कौन सी थी? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, आगे है RC मजूमदार की, तो RC मजूमदार की कौन सी पुस्तक थी? दी सिपाही इम्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, ये RC मजूमदार की पुस्तक है। इसके अलावा आपका है SB चौधरी, तो SB चौधरी की कौन सी पुस्तक है? सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूनिटीज। ठीक है, ये SB चौधरी की पुस्तक है, इंडियन म्यूनिटीज करके। और अशोक मेहता की जो पुस्तक है वो है द ग्रेट रिबेलियन। ठीक है, द ग्रेट रिबेलियन। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध पुस्तक यानी दास कैपिटल। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? दास कैपिटल। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स द्वारा ये लिखी गई है दास कैपिटल। ठीक है, अगला प्रश्न है, लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? इसके सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी गुरमुख निहाल सिंह। गुरमुख निहाल सिंह ने लैंडमार्क इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट पुस्तक को लिखा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस, इसके संपादक कौन है? तो इसके संपादक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा GA नटेशन। ठीक है, GA नटेशन इसके संपादक थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए पुस्तकों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर लेखकों के नाम दिए गए हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित कराना है। तो आइए डायरेक्ट इसकी व्याख्या देख लेते हैं ताकि आपका समय ना बर्बाद हो। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए घर और अदालत पुस्तक के लेखक कौन है? ये है लीला सेठ। घर और अदालत किसकी पुस्तक है? लीला सेठ की है। आगे है झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक, तो झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक के हैं महेंद्र कुलश्रेष्ठ। इमेजिंग इंडिया के लेखक कौन है? नंदन नीलेकणी जो है ये इमेजिंग इंडिया के लेखक हैं। और जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेतालैंड। ठीक है, जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेतालैंड, ये इसके लेखक कौन है? TSR सुब्रमण्यम इसके लेखक हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, लखनऊ बुआय, क्या नाम है? लखनऊ बुआय, इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं विनोद मेहता। लखनऊ बुआय के लेखक कौन है? विनोद मेहता हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। ठीक है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा A, दुर्गा दास। इस पुस्तक के लेखक हैं दुर्गा दास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक कहानी का संबंध है। तो द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है B, यानी भारत की स्वतंत्रता से है। ठीक है, द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध किससे है? तो ये भारत की स्वतंत्रता से इसका संबंध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, इग्नाइटेड माइंड के लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आपका निम्नलिखित में से द ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका B, बराक ओबामा। ठीक है, द ऑडेसिटी ऑफ होप के लेखक हैं बराक ओबामा। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रजनी कोठारी। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं रजनी कोठारी। ठीक है, चलिए फिर से वही प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रजनी कोठारी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था? ठीक है, तो ये प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा शिव कुमार बटालवी जो है ये स्वाधीनता से पूर्व भारत के राष्ट्रवादी कवि नहीं थे। ठीक है, डेथ
डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं जोनाथन पैरी। ठीक है, डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक हैं जोनाथन पैरी। चलिए अगला प्रश्न है आपका संस्कृति के 4 अध्याय। तो संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रामधारी सिंह दिनकर। ये संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है ब्रिटिश उपनिवेशवाद। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया। ठीक है, क्या नाम है भोजपुरी के लोकप्रिय कविता का? फिरंगिया। इसको लिखने वाले कवि का क्या नाम था? तो इसके कौन से कवि थे? इनका क्या नाम था? इनका सही नाम हो जाएगा आपका मनोरंजन। ठीक है, इनका नाम था मनोरंजन। ये अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है? इसमें से कौन है जो कि लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी जो है ये लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बिहू। बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, तो बिहू जो ये बिहू है ये कहाँ का लोक नृत्य है? असम का लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए अगला है आपका पोंगल। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। पोंगल कहाँ का त्यौहार है? तमिलनाडु का त्यौहार है। ठीक है, चलिए अगला है आपका लोसांग। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। तो लोसांग कहाँ मनाया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम, सी। ठीक है, लोसांग कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? कौन सा मेला का है? मुड़िया पूर्णिमा मेला का। यहाँ पे से कहाँ पे ये आयोजन किया जाता है? तो ये गोवर्धन में किया जाता है। ठीक है, मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन गोवर्धन में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है वह है? तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको तोड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे तोड़ी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? तो इनमें से कौन है जो कि हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, माल गुर्जरी। बाकी सभी जो है ये जो तीनों नाम है ये सब महान विभूति थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पंडित भीमसेन जोशी संबंधित है। तो पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित थे? ये संगीत से संबंधित थे। ठीक है, भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? संगीत से है। ठीक, आइए इनके बारे में थोड़ी सी व्याख्या देख लीजिए। तो देखिए पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत की हिंदुस्तानी संगीत शैली के प्रसिद्ध गायक थे। वर्ष 2009 में, ठीक है, वर्ष 2009 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो 2009 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? तो इनमें से किसका जन्म आगरा में हुआ था? तो देखिए यहाँ पर उत्तर में स्टार लगाया गया है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए लिखा है कि उर्दू के महान शायर गालिब तथा मीर का जन्म आगरा था। ठीक है, गालिब मतलब शायर गालिब का और मीर का, इन दोनों लोगों का जन्म स्थान आगरा था। और मीर ने अपने आखिरी दिन लखनऊ में बिताए थे, गालिब ने अपने आखिरी दिन दिल्ली में बिताए थे। अतः इस प्रश्न का विकल्प ए और डी दोनों सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 विकल्प दे दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर स्टार लगाया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी? तो शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा किसने दी थी? ये दिया था आपका रहीमुद्दीन खान ने। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा रहीमुद्दीन खान। यहाँ पर देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कराना है। ठीक है, यानी कि सूची 1 में क्या दिया गया है? तो यहाँ पर कुछ नृत्य दिए गए हैं और यहाँ पर उन राज्यों के नाम दिए गए हैं जहाँ पर ये नृत्य किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए भारतनाट्यम कहाँ का है? तो भारतनाट्यम तमिलनाडु का ही है। कथक कहाँ का है? तो कथक है आपका उत्तर प्रदेश का। ठीक है, कथक कहाँ का है? कथक है आपका उत्तर प्रदेश का। कुचिपुड़ी है आपका आंध्र प्रदेश का। और मोहिनीअट्टम कहाँ का है? यह केरला का है। ठीक है, इसे चलिए अगला प्रश्न है कि इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो इंद्राणी रहमान का संबंध किससे है? तो देखिए यहाँ पर वीडियो में स्टार लगाया गया है। आइए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए दिया गया कि इंद्राणी रहमान भारतीय शास्त्रीय नृत्य की भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी आदि नृत्य शैलियों से संबंधित है, यानी इन सभी नृत्यों से संबंधित थी। ये कौन? इंद्राणी रहमान। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्षेत्र दिया गया है और यहाँ पर कलाकारों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, इन्हें हमें मैच कराना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कराना है। तो आइए मैच करा लेते हैं। तो देखिए ख्याल किससे संबंधित है? तो ख्याल आपका
सूरज खां से संबंधित है। पखावज किससे संबंधित है? तो पखावज आपका पंडित अयोध्या प्रसाद से संबंधित है। बीड़ा वादन किससे संबंधित है? तो बीड़ा वादन आपका सादिक अली खान से संबंधित है। और तबला बीरू मिश्रा से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए विलायत खान ये सितार से संबंधित है, सही है। ठीक है, ये सितार से संबंधित है। अल्लाह रखा ये तबला से संबंधित है, सही है। हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी से संबंधित, सही है। अमजद अली खान ये पखावा से संबंधित है, ये गलत है। ये किससे संबंधित है? तो ये सरोद से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है दोस्तों? ये सरोद वादक थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना की गई थी? तो भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1975 में भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संगीत अकादमी। ठीक है, संगीत अकादमी इन सभी चीज़ों के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? तो इसमें से किस नगर में अवस्थित है दोस्तों? ये सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। तो राजकीय ललित कला अकादमी ये लखनऊ में स्थापित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सूची को सूची 2 से सुमेलित कराना है। तो यहाँ पर कुछ संगठन के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर उनके स्थापना वर्ष के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो हमको इनको मैच कराना है। आइए देख लेते हैं। तो देखिए ललित कला अकादमी, तो ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1954 में हुई थी। ठीक है, आगे संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ललित कला की 1994। और संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1952 में। लेकिन यहाँ पर 1952 न होकर यहाँ पर होना चाहिए था 1953। ठीक है, चलिए आगे है संगीत नाट्य विद्यालय। तो संगीत नाट्य विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका भी सही आंसर 1959 होगा। और सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1979 में ही हुई थी। तो ये चारों जो इनके सामने वर्ष दिए गए ये सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इनमें से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीड़ा। ठीक है, बीड़ा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? तो इसमें से कौन से स्थान को यानी किस शहर को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इटावा को जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मेघालय का लोक नृत्य है। तो मेघालय का लोक नृत्य क्या है? तो मेघालय का लोक नृत्य है लोहो। ठीक है, ये कहाँ का है? मेघालय का लोक नृत्य है। ठीक है, लोहो। अगला प्रश्न है कि बांग्ला उत्सव। तो बांग्ला उत्सव निम्न राज्यों में से किसमें होता है? कहाँ मनाया जाता है बांग्ला उत्सव? तो ये मेघालय में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि महाकुंभ मेला प्राय कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? तो महाकुंभ मेला कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? तो ये 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से है। तो देखिए यहाँ पर कथन दिए गए हैं और यहाँ पर इसका कारण दिया गया है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए दिया गया कि शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT की स्थापना सन 1979 में की गई थी। ये कथन दिया गया है। कारण में क्या दिया गया है? कारण दिया गया कि CCRT का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था। ठीक है, तो ये इसका कारण दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है? ये होता है चैत्र महीना। ठीक है, चलिए आपका कि नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में मनाया जाता है। तो ये कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? देखिए उत्तर में यहाँ पर स्टार लगाया गया है, यानी इसमें सही आंसर नहीं है। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए व्याख्या में क्या लिखा गया है। यहाँ पर दिया गया कि नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं तेलंगाना चारों राज्यों में मनाया जाता है। ठीक है, तो इन चारों राज्यों में मनाया जाता है। ठीक, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक विडंबना का कारण नहीं है? तो इनमें से कौन सा सांस्कृतिक विडंबना का कारण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजनीति। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन
कौन सा सांस्कृतिक विलंबना का कारण नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन सांस्कृतिक विलंबना का कारण नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि राजनीति ये सांस्कृतिक विलंबना का कारण नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी इसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप सब तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। धन्यवाद।